हेलो क्लास 11। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक तो पढ़ लिया था ना अपन ने। 14 15 तक पढ़ लिया था। 16 से स्टार्ट करते हैं। 15 तक तो पढ़ लिया, ये रहा 15 वाला क्वेश्चन। 15 का पढ़ लिया है तो 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे को क्या कह रहा है कि साहब ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 5 भी है एंड बी सेट के अंदर 4 6 9 है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर एक्स कोमा वाई के ऑर्डर पेयर होंगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब एक्स माइनस वाई भी ओड होगा और वाई माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है डिफरेंस का मतलब। नाउ एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखवाना चाहता है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखवा रहा है। तो ए सेट आपके पास जो गिवन है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5 और बी सेट जो बच्चा है वो उसमें है आपके पास 4 6 एंड 9। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी है। ओके, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है? एक्स कोमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए 2n+1 की फॉर्म में। और x जो है वो a से बिलोंग करेगा, y जो है वो b से बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा पहले मैं x माइनस वाई कर लेता हूं। जैसे मैं 1 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -3। क्या है ये, ओड है कि इवन है? सर ये ओड है कि इवन समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैंने कहा यार नेगेटिव नंबर देखते ही ओड नहीं होगा क्या? हाँ सर, बात तो सही है, ओड है। तो इसका मतलब ये ओड आया है तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1,4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर आपने 1 माइनस 6 किया, क्या आया, -5 आया। ये भी एक ओड नंबर है, हाँ सर। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1,6 का ऑर्डर्ड पेयर है। 1,6 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, रिलेशन में है सर। कहाँ है बच्चा, रिलेशन में। फिर आप 1 के साथ 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 9 क्या आएगा, -8 आ रहा है। ये इवन आ गया तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। फिर आप 2 को पकड़ के लाओ, 2 माइनस 6 किया तो कितना आया, -4 आया। ये भी इवन है तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। 2 के साथ 4 को भूल गए क्या, चलो 2 माइनस 4 कर लो तो -2 आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर आप 2 के साथ 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 माइनस 9 करोगे, -7 आएगा। क्या ये ओड है, हाँ सर ये ओड है। तो मैंने कहा अगर ये ओड है तो यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर बना लो, 2,9 का वो रिलेशन में प्रेजेंट है। आई थिंक बात पहुंच रही है तुम्हारे तक। फिर आप क्या करोगे, 3 माइनस 4 करोगे, क्या आया, -1। तो ये क्या है, ओड है, हाँ सर ये ओड है। तो ओड है तो आप 3,4 का रिलेशन और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में प्रेजेंट है। फिर आप 3 के साथ -6 करोगे तो -3 आ रहा है, ये नहीं है सर। क्यों, क्योंकि ये ओड है। अरे आएगा भाई, भाई आएगा, इवन नहीं है, ओड है, ओड है, ओड है, सही है, ओड है भाई, ये तो ओड है बच्चा। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3,6 का वो रिलेशन में प्रेजेंट है। फिर किसको लोगे, 3 के साथ -9 को, ये कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, ये इवन आ गया तो इसको छोड़ देंगे भाई, ठीक है। फिर 5 के साथ 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, ओड आ रहा है सर, ओड आ रहा है तो भाई ले लो फिर इसको, 5,4 एक्स वाई का ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर 5 के साथ -6 करोगे तो माइनस का 1 आ गया, ये भी क्या है, ओड है, तो इसको भी लेना पड़ेगा भाई। तो आप बोलोगे 5,6 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है। फिर 5 के साथ 9 को लाओ, 5 माइनस 9 कितना आया, -4, तो ये क्या आ गया, इवन आ गया सर। ये तो ये नहीं लेंगे, चलो। तो यहाँ से आप रिलेशन लिख सकते हो, लिख के दिखाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो आपका जो रिलेशन आर है, आर ही ना यहाँ पे, हाँ, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कौन से बनेंगे, 1 4 1 6 रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 4 1 6। और कौन है, 1 और 2 9 है। फिर 2 9 के बाद में 3 4 3 6, 3 4 और 3 6 है, ठीक है। फिर कौन है, 5 के साथ आएंगे सारे, 5 4 5 6, 5 4 5 6। तो ये हो गया आपके पास रोस्टर फॉर्म। आई थिंक बात तुम्हारे तक पहुंच गई, क्या पहुंचाना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। राइट द रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स क्यूब। ओके, रिलेशन में ऑर्डर पेयर किसके हैं, एक्स कोमा एक्स क्यूब के। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है। तो एक्स की वैल्यूज बता दो भाई, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म लिखना है तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। 1 ले सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 5 7, बस। तो आपके पास एक्स क्यूब निकालना है तो आप रिलेशन में लिख दो डायरेक्ट, कौन कौन होगा, 2 के साथ 2 का क्यूब होगा, 3 के साथ 3 का क्यूब होगा, 5 के साथ 5 का क्यूब होगा,
और 7 के साथ 7 का क्यूब होगा। एक्स और एक्स क्यूब बोला है ना उसने, देखो एक्स और एक्स क्यूब। नाउ इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख दो, 2, 8 आ जाएगा, 3, 27 आ जाएगा, 5, 125 आ जाएगा, 7, 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो दिस इज योर रिलेशन। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बच्चा 18th वाला, ये क्या आ गया साथ, इरेज भी नहीं हुआ। 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुकना पड़ेगा, अब अपने को रुकना पड़ेगा। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। लेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी का। ए और बी जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन ऑन ए ही है। पी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, टेंशन मत लिया करो। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो हम सबसे पहले रिलेशन को तो लिखें, है ना, रोस्टर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में आप बोलेंगे ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे को कह रहा है कि ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए और बी जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? सर जब आप बी को ए से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट आए वो एक इंटीजर आ जाए बस। तो मैंने कहा 1 जो है वो किस किस को डिवाइड करेगा? ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं तो बी कौन कौन हो सकता है? सर 2 को डिवाइड करेगा, 1 1 को भी डिवाइड करेगा। अरे क्या बात करो, मैंने कहा हाँ 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, तो सबको डिवाइड करेगा। तो बी की ये सारी वैल्यूज ए के साथ कंसीडर की जाएंगी। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं बच्चा, तो बताइए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा, 1 को नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा, 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। तो इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। फिर मैंने कहा ए की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली तो 3 किस किस को डिवाइड करेगा? तो आपने कहा 3 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। ओके, ये आपकी बी की पॉसिबल वैल्यूज है। फिर मैंने कहा यहाँ पे देखो ए की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली तो ए किस किस को डिवाइड करेगा? तो आपने कहा बी की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी आपको फिर ओनली 4, क्योंकि 4 है वो 4 को ही डिवाइड करेगा। ओहो ठीक है। ए की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो बी की वैल्यू बताइए क्या लूँ? तो आपने कहा 5 ही लेनी पड़ेगी, 5 को ही डिवाइड करेगा। ए की वैल्यू अगर आपने 6 ले ली तो बी की वैल्यू क्या लोगे? बी की वैल्यू भी 6 ही लेनी पड़ेगी। तो यहां से मैं आर रिलेशन लिख पा रहा हूं, क्या होगा? 1,1 होगा, 1,2 भी होगा। 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा। ए पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ए कोमा बी ऐसे याद रखा करो, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, तो याद रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा। फिर 2 की बात करेंगे तो 2,2 होगा, 2,4 होगा और 2,6 होगा। डिवाइड कर रहे हैं हाँ। 3 की बात करेंगे तो 3,3 होगा और 3,6 होगा। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4,4 ही होगा। 5 की बात करें तो 5,5 होगा। 6 की बात करें तो 6,6 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होती है? सर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन। 1 1 1 1, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं रेंज की बात करूं यहाँ पे, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होगी? सर रेंज का मतलब है सेकेंड एलिमेंट्स। तो 1 भी आया है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी आगे 1 2 3 4 5 6 ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या आ गई? सेम आ गई। आया ना? हाँ सर, डोमेन और रेंज सेम आई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज इज डोमेन एंड रेंज? तो हमारे को सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे एक रिलेशन आर है वो पी से क्यू की तरफ है और रिलेशन में क्या क्या है? 5 जो है वो 3 के साथ रिलेटेड है तो 5,3 है। 6 जो है वो 4 के साथ रिलेशन में है तो 6,4 है। 7 जो है वो 5 के साथ रिलेशन में है तो 7,5। हमने देखा 5 से 3 पे कैसे पहुंचे जाए।
6 से 4 पे, 7 से 5 पे। तो हमने एक चीज नोटिस की कि पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट 2 कम है, या फिर दूसरे एलिमेंट में 2 ऐड करने पे देखो, अगर मैं इसको a बोलूं इसको b बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि a माइनस 2 इज b, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि a इज b प्लस 2 है ना। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। आर a कोमा b का ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट a जो है वो b प्लस 2 है, वेयर जो आपका a जो है वो p सेट से बिलोंग करेगा और b जो है वो q सेट से बिलोंग करेगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। और दूसरी बात, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 5 माइनस 3 करने पे 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 करने पे भी 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 करने पे भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a माइनस बी इज 2। वो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मैंने जैसे 3 तरीके बताए, तो मैं जो पसंद आए वो लिख लेना। सेकेंड पार्ट, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आर रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया अपन ने, 5,3 है, 6,4 है और 7,5। मुझे इसकी डोमेन पूछ रहा है, बताओ भाई डोमेन। डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5, 6 और 7। रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, तो क्या लिखोगे बताओ, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे। ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखो छोटी छोटी बातें हैं, अरे इजी लग रहे हैं, लगती है तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो फिर। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड, जेड इंटीजर्स बोलते हैं, डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर है, ए और बी जेड से बिलोंग करना चाहिए, ए माइनस बी इज एन इंटीजर आना चाहिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। देखो कई बार रिलेशन में हम जो ऑर्डर पेयर लिखते हैं वो इनफाइनाइट भी तो हो सकते हैं, जरूरी तो ना हर बार फाइनाइट होंगे। हाँ सर, तो मैंने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे कि रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, पहली बात। दूसरी बात, रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि ए कोमा बी के ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए और बी जो है वो जेड इंटीजर होने चाहिए, और ए माइनस बी जो आएगा वो एक इंटीजर आना चाहिए। मैंने कहा बच्चा यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर ए और बी इंटीजर है और ए माइनस बी करोगे, मान लो ए की वैल्यू तुमने ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2, तो 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, -1। क्या ये इंटीजर है? हाँ सर। तो कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस, कोई भी 2 इंटीजर्स का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ all 2 integers is an integer, वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। हाँ सर, इसका मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे बनेंगे। अरे सारे मतलब सारे इंटीजर आएंगे, मतलब यहाँ पे देखो 0 के साथ कोई भी नंबर लिख सकते हो, फिर 1 के साथ कोई भी नंबर लिख सकते हो, फिर 2 के साथ कोई भी नंबर लिख सकते हो। मतलब इस चीज को अगर तुम लिखना चाहो ना इनफाइनाइट वाले वे में, तो एक तरीका बताता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है, कंफर्म नहीं है, मतलब लिखना मत ऐसा, बट समझाने के लिए। रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स, मैंने कहा यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेता हूँ, मान लो मैं, और स्टार्टिंग नहीं कर पाऊंगा यार, डॉट 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 लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। कैसे? मैंने कहा यहाँ पे देखो -3 के साथ कुछ भी लिखा जा सकता है, -3 के साथ जैसे 0। यार यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल काम है यार, छोड़ो इसको, फिर इसको बात ही नहीं करेंगे अपन। कहने का मतलब ये बच्चा कि कोई भी ए ले लो और कोई भी बी ले लो, तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ए माइनस बी ऑल्सो इंटीजर। ये सुनो, है ना, बोलो। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसने भी नहीं कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख के दिया, रोस्टर फॉर्म में लिखो, आर को नहीं लिख पा रहे हैं अपन, इनफाइनाइट सेट है ना। बस डोमेन बता देते हैं, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो पहले एलिमेंट क्या आएंगे, तो डोमेन तो इंटीजर बनेगी क्योंकि ए एक इंटीजर है तो जेड आएगा। ओके, रेंज क्या आएगी, रेंज भी आर की जेड ही आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है तुम्हारा, इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट इंटीजर कुछ भी रख सकते हो तुम। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये आंसर हो गया, इंटीजर और इंटीजर ही आएंगे। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है, लिखने वाला कम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। कितने क्वेश्चन है रे बाबा इसमें, 2 ही क्वेश्चन बचे, 21 और 22। फॉर द रिलेशन R1 डिफाइंड एज R बाय द रूल A, B अगर R1 में है, इसका मतलब है कि 1 + A × B इज ग्रेटर देन 0 होगा।
मतलब देखो, जब भी तुम्हारे को ये लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट, है ना, इस बात का मतलब क्या है कि ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों चीजें साथ में होंगी। 1 + a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0। ओके, प्रूव दैट a कोमा बी अगर R1 में है, ये क्या क्या मतलब, कुछ तो गलती है यार इसमें। R है फिर R1 है, दोनों तरफ R1 ही R1 दिएगा, एंड b कोमा सी भी R1 में है। दिस implies a comma c R1 is not true for all a comma b comma c belongs to R for the relation R1 defined on R। R यहाँ पे रिलेशन नहीं है, ये जो R दिया हुआ है रिलेशन नहीं है, ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर। तो R1 एक रिलेशन है, कहां से, R से R है, रियल नंबर टू रियल नंबर। वो कह रहा है कि a कोमा b अगर R1 में है, इस बात का मतलब ये है कि a 1 + a इंटू बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमें कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि a कोमा बी अगर R1 में है एंड b कोमा सी भी R1 में है, तो a कोमा सी भी R1 में। हमने कहा देखो भाई, a कोमा बी अगर R1 में, इस बात का मतलब है 1 + ab ग्रेटर देन 0 है, और b कोमा सी अगर R1 में, इस बात का मतलब 1 + bc जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और हमें इन दोनों इनइक्वलिटी से ये शो करना है कि for a comma c belong to R1, we need to improve that 1 + ac is greater than 0। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 1 + ac ग्रेटर देन 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमें यहाँ पे वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अब वैल्यूज कैसी लेनी है, वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव का मिक्सअप लेना है। कैसे, मान लो तुमने a को 1 ले लिया और b को मान लो 2 ले लिया, समझाता हूं आराम से। तो a इंटू बी क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप हमेशा देखो 1 + ab ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा ही आएगा पॉजिटिव वैल्यू लेने पे। तो क्योंकि 1 में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने पे ग्रेटर देन 0 आएगा, तो हमें यहाँ पे a या b की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने b की वैल्यू ले ली -2, तो आप बोलोगे a इंटू बी क्या आ रहा है, 1 इंटू -2 आ रहा है, दैट इज -2। तो 1 + ab कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 + ab का मतलब 1 - 2, इट इज -1, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0। हाँ सर, मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि a कोमा बी तो बिलोंग करवाना है, फिर b कोमा सी को भी बिलोंग करवाना है, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव तो लेनी है, बट इस 1 से छोटी लेनी है। क्यों, क्योंकि 1 + समथिंग करें तब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। देखो सोचना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा, सोच सोच के बता रहा हूँ तुम्हारे को कैसे सोचना है। तो आपने कहा कि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने कहा 1/3 ले ली मैंने। तो आपने कहा कि a इंटू बी कितना आएगा, 1 इंटू -1/3, दैट इज -1/3। तो 1 + ab कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 - 1/3, दैट इज 3 - 1/3, 2/3। और पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसका मतलब है कि 1, -1/3 जो है वो रिलेशन में है R1 में। फिर मुझे b कोमा सी लेना है, मतलब b की वैल्यू तो फिक्स रख ली मैंने -1/3। अब c की वैल्यू भी मुझे कुछ ऐसी ही लेनी है जिससे ये शो हो जाए कि सर b और c जो है वो रिलेशन में है। अब आप बोलोगे c की वैल्यू कैसी लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव। मैंने कहा नेगेटिव भी लेने से काम चल जाता है, पॉजिटिव लेने से भी। जैसे तो मान लो तुमने ले ली -3 ले लो, ठीक है, माइनस का क्या ले लिया तुम लोगों ने, 3 ले लिया। अब क्या होगा इससे, b इंटू सी देखो क्या आ रहा है, -1/3 इंटू -3। मैं डेसिमल्स को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया +1। और +1 ग्रेटर देन 0 है। तो अगर 1 प्लस, यहाँ पे इसको छोड़ो एक बार, ग्रेटर देन 1 + bc करता हूँ मैं, 1 + bc दैट इज 1 + 1 इट इज 2। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर कि -1/3 -3 जो है वो रिलेशन में है। हाँ सर, ये आपका a कोमा b हो गया, ये आपका b कोमा c हो गया। बता देख, इनइक्वालिटी को सोल्व करके भी हम शो कर सकते थे, a और b की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब आप क्या करोगे, देखो अब आपको पता है कि 1 कोमा -1/3 रिलेशन में है, और इसके साथ साथ -1/3 कोमा -3 भी रिलेशन में है। अब हम यहाँ पे ये a है, ये b है, ये b है और ये c है।
तो हम ये चेक करते हैं कि क्या 1, -3 भी रिलेशन में है, ये चेक कर रहे हैं। वी चेक, वी नीड टू चेक। कैसे करेंगे? तो देखो, इसको ए है और इसको बी मान लो। हमें करना है 1 × -3, कितना आया? -3। ठीक है, अब 1 + 1 × -3 करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 - 3, इट इज -2। दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0। हम बोल पा रहे हैं देयरफॉर 1, -3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कर रहा है प्रूव दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। सभी ए बी सी जो रियल नंबर में है उनके लिए नॉट ट्रू। तो हमने कहा हाँ सर नॉट ट्रू है। देयरफॉर फॉर ऑल ए, बी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस इज नॉट ट्रू। कौन नॉट ट्रू है? कि अगर ए, बी रिलेशन में है बच्चा R1 में एंड इसके साथ साथ बी, सी भी रिलेशन में है, देन A, C is belong to relation, not belongs to relation या belongs to relation for all, सभी A, B, C के लिए। ठीक है, ये बातें धीरे धीरे और समझ में आएंगी। मजेदार कॉन्सेप्ट है कि A, B पहले 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं और उनसे एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाए। वो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का, उनको उठा के बनाए। यहाँ पे हमारे को 2 चीजें समझनी होती है। एक जो कंडीशन गिवन होती है उस कंडीशन को समझना होता है कि जो रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, आई थिंक बात पहुंच गई। यहाँ पे तुम एबीसी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने तुम्हें बस एक वैल्यू लेके दिखाई है। यहाँ पे बुक के अंदर जैसे 1 -1/2 और -4 लिया हुआ है, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन n × n। n × n का मतलब क्या है बच्चा? नेचुरल नंबर है। ओके ठीक है बच्चा। डिफाइंड बाय ए, बी रिलेटेड है सी, डी से। ओके देखो, अभी तक तुम ऐसे पढ़ रहे थे ए रिलेटेड है बी से, तो इस बात का मतलब ये था कि ए, बी का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। अब अगर ये तुम्हें ऐसे कह रहा है कि ए, बी रिलेटेड रिलेशन में है किसके साथ? सी, डी से, तो इस बात का मतलब ये है बच्चा कि ए, बी, सी, डी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, ये 2 एलिमेंट्स है, ये रिलेशन में है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में बातें चलेंगी यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज को नोटिस रखना बस। अब जिसको डाउट है और जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो आराम से समझे। दैट्स इंप्लाई ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस सी के। कहने का मतलब ये भाई साहब देखो, रिलेशन जो है वो कहां से कहां है? नेचुरल नंबर से n × n से n × n के साथ। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर के साथ। और ए, बी जो है वो रिलेटेड है सी, डी के साथ। कब? जब ऐसा हो रहा हो। कैसा? कि a + b बराबर आना चाहिए b + c के। यहां से देखो a + b, और a + b कैसे आ गया? a + d आना चाहिए था ना यहाँ पे। हाँ, ये गलती है भाई साहब। यहाँ पे d आएगा, b नहीं आएगा, d आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो कोई नहीं, अपन ने कॉन्सेप्ट को पकड़ ही लिया था। तो a + d मतलब पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट का सम, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का सम बराबर आएगा तभी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे पूछूं तुमसे कि बच्चा E, F और G, H क्या रिलेशन में है, तो आप बोलोगे अगर ऐसा है कि E + H की वैल्यू F + G के बराबर है तब तो है। देख लो, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई अब क्या बोलोगे आप? फॉर ऑल ए, बी, सी, डी n × n से बिलोंग करने चाहिए सो दैट, ये हमें शो करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि ए, बी रिलेटेड है ए, बी के साथ। फॉर ऑल ए, बी बिलोंग कर रहा है n × n के साथ। देखो कैसे शो करेंगे। मैंने कहा बच्चा रूल क्या कह रहा है कि पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट तो a + b, ठीक है, बराबर होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के सम के बराबर, तो b + a। यस सिंस देयरफॉर, यस सर ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अरे बात समझ में आई क्या? पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, ठीक है, फिर हाँ आंसर कहाँ दिए हुए? इसके आंसर नहीं दिए हुए क्या? ट्रू है ना? हाँ ये शो करना था, सो दैट ट्रू है, सही है, ये बराबर है सर, रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि a प्लस बी पहला एलिमेंट और चौथे एलिमेंट का सम दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के सम के बराबर आ रहा है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। तो हो गया। चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि साहब a कोमा बी रिलेशन में है c कोमा डी के साथ, देन तब c कोमा डी जो है वो भी रिलेटेड होगा a कोमा बी के साथ। मतलब ये है, अगर ये है तो इस बात का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस डी की वैल्यू b प्लस सी के बराबर है, ये मुझे पता है। क्या ये रिलेशन में है? तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? वी नीड टू चेक क्या कि c प्लस बी की वैल्यू d प्लस ए के बराबर आनी चाहिए। यहां से आप कर सकते हो क्या ऐसा कि सर a प्लस डी बराबर है b प्लस सी, तो यस ट्रू है। अरे यार ये बराबर आ रहा है ना बाय इक्वेशन वन वी कैन राइट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, c प्लस बी, देखो b प्लस सी है तो इसको तुम c प्लस बी लिख सकते हो, a प्लस डी को तुम d प्लस ए लिख सकते हो, तो यस सर। तो बाय इक्वेशन वन हम ये बात बोल सकते हैं, और अगर ये बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये सही है, उल्टा चलना पड़ेगा इसमें। चलो बात कर रहे हैं थोड़ा सा थर्ड वाला और देखो। थर्ड वाला समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले पोर्शन में मुझे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि साहब a कोमा बी जो है वो रिलेटेड है c कोमा डी के साथ। तो मैंने कहा इस बात का मतलब ये है कि a प्लस डी की वैल्यू b प्लस सी के बराबर है, ये मुझे पता है। ओके ठीक है भाई। एंड दूसरी बात भी बोल रहा है कि c कोमा डी जो है वो रिलेशन में है किसके साथ? e कोमा f के साथ। तो मैंने कहा इस बात का मतलब ये है फिर c प्लस एफ की वैल्यू d प्लस ई के बराबर है, आया ना? हाँ सर ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि चेक क्या चेक करेंगे कि a कोमा बी रिलेशन में है क्या नहीं e कोमा f के साथ। तो मैंने कहा इसको चेक करने की बजाय हम ये चेक कर ले तो ठीक रहेगा क्या कि a प्लस एफ बराबर ला दें b प्लस ई के। अगर हम ये प्रूव कर दें कि a प्लस एफ किसके बराबर है? b प्लस ई के, तो इस बात से ये प्रूव हो जाएगा कि a कोमा बी जो है वो रिलेशन में है किसके साथ? e कोमा एफ के साथ, है ना? चलो कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लेंगे। मुझे a प्लस एफ चाहिए, तो मैंने कहा d की वैल्यू हटाओ यहाँ से, तो मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। तो बाय इक्वेशन 2 मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। d की वैल्यू क्या आएगी? c प्लस एफ माइनस ई आएगी। 14 इक्वेशन 1 देखो a प्लस डी की जगह मैं लिख दूं c प्लस एफ माइनस ई बराबर हो जाएगा b प्लस सी के। c से c कट गया, f को इधर ही रख लो तो a प्लस एफ हो गया, e को उधर ले जाओ b प्लस ई। ये हो गया प्रूफ। देखो हमने ये शो कर दिया। हाँ सर, तो यस ये बात भी सही है कि सर ये प्रूव होगा, शो होगा कि a कोमा बी भी रिलेशन में होगा किसके साथ? e कोमा एफ के साथ। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने पकड़ लिया ना, समझ लिया, देखो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, कोशिश करना है इसको समझने की। अगर तुमने इसको समझ लिया तो चैप्टर नंबर 3 में तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि वहां पे हम सिमेट्रिकटी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। सिमेट्रिकटिविटी मतलब सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, वहां पे ये काम आएगा। ये तीनों उसी का, ये सिमेट्रिक के लिए है और रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए और ये ट्रांजिटिव है। ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है। फिर भी अगर तुम्हारे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।